अगर आप बात करोगे टर्मिनोलॉजीज में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस रहे, बट होल ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी सेम इन ऑल दी यू नो वेंडर्स। सभी वेंडर्स में आपका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है। सो इट्स नॉट लाइक कि जस्ट इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर SD-WAN Viptela, अगर आप ये क्या कहते हैं आप Cisco SD-WAN Viptela कवर अप कर रहे हो, सो यू गेट द बेस आइडिया कि एग्जैक्टली SD-WAN है क्या, why it is required, policies and a lot of things, and you might try to apply the same on the other vendors as well. Some commands, some concepts might be different, but overall as a whole जो aim है SD-WAN का वो आपके सभी vendors में सेम ही रहने वाला है। तो अगर आप जैसे SD-WAN कंपोनेंट की, SD-WAN की अगर आप बात करोगे, सो nowadays WAN is not always about, not only about कि भाई आप अपनी ब्रांच साइट को केवल इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो। ट्रेडिशनली व्हाट वी वर डूइंग, ट्रेडिशनली हम क्या कर रहे थे, ट्रेडिशनली वी हैड सम सॉर्ट ऑफ सेटअप कि भाई अगर आपको जो है सपोज आपके पास कई सारी ब्रांचेस हैं, ओके लेट्स से देयर आर अ फ्यू ब्रांचेस, दिस इज ब्रांच 1, दिस इज ब्रांच 2, दिस इज ब्रांच 3, okay, and all these branches are interconnected over, आइडियली आप क्या करते थे, आइडियली आप दो कनेक्शंस लेके रखते थे। एक टिपिकली आप जैसे एक इंटरनेट कनेक्शन लेके रखते हो, एक आपका एक एमप्लेस कनेक्शन लेके रखते हो, ठीक है। मे बी आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे या तो आपका इंटरनेट प्राइमरी पाथ होगा, या तो आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हो सकता है एमप्लेस आपका प्रेफर्ड पाथ हो। देयर इज सम डेटा सेंटर, मान लो सपोज कोई डेटा सेंटर है आपका, ठीक है, मल्टीपल डेटा सेंटर्स वगैरह हैं, DC1 DC2, ये भी आपके कनेक्टेड हैं, लेट्स से इन सम वे दे आर कनेक्टेड टू द ब्रांचेस। तो अब आप क्या करते हो, मे बी यू कैन यूज ओवर द इंटरनेट, व्हाट यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड लाइक DMVPN। आप सम सॉर्ट ऑफ DMVPN हब एंड स्पोक टाइप ऑफ टोपोलॉजी क्रिएट करते हो, एंड यू प्रोटेक्ट दैट DMVPN with IPsec to secure the communication over the public transport such as internet. Maybe आप DMVPN को बैकअप की तरह रखते हो, maybe your primary path, your primary transport, your primary transport maybe is the MPLS. So when the MPLS goes down, then only you are going to use the internet for communicating to the other branches or communicating to the data center. ये traditionally आपका ऐसा ही था। Traditionally अगर आप बात करोगे तो traditionally it was like we used to have 2 or 3 transport connections, and the internet reachability you might not have directly. इंटरनेट रीचेबिलिटी आप कैसे रखोगे, मे बी आप इंटरनेट रीचेबिलिटी रखोगे कि भाई ब्रांच से जो आपके इंटरनेट का ट्रैफिक है पहले वो कहां पे जाए, आपके डेटा सेंटर पे, डेटा सेंटर से क्या हो आपका एक सेंट्रल ब्रेकआउट हो, देखिए वो डेटा सेंटर से आपका रीजनल ब्रेकआउट हो, डेटा सेंटर पे हमारी फायरवॉल्स वगैरह लगी हुई हैं, वहां से इंस्पेक्ट हो, देन इंटरनेट पे जाए। सो बेस्ड ऑन कि हाउ आपकी कंपनी ने कैसे टोपोलॉजी क्रिएट कर रखी है, कैसे उनकी ट्रैफिक सेंड और रिसीव की रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन दैट आप अपना ट्रैफिक पैटर्न डिसाइड करते थे। मतलब ट्रेडिशनली WAN was only about connecting the sites, आपकी मल्टीपल साइट्स है उनको कनेक्ट करना टू द अदर साइट्स एंड टू द डेटा सेंटर, इंटरनेट एक्सेस करना मे बी फ्रॉम द रीजनल डेटा सेंटर, बिकॉज वहां पे फायरवॉल और अदर चीजें आपके पास लगी हुई हैं। So maybe you wanted to have some sort of local breakout, कुछ तरह की चीजों के लिए आप चाहते हो कि कुछ साइट्स पे बहुत कोई क्रिटिकल ट्रैफिक नहीं है, so what you want कि भाई इनका ट्रैफिक डायरेक्टली यहीं से इंटरनेट एक्सेस करे, it shouldn't go to the data center and all. So traditionally WAN was only about connecting multiple sites, data centers all together using some sort of WAN technology like this public internet, MPLS, metro ethernet, all these things. ट्रेडिशनली अगर आप बात करते हो तो आप एमप्लेस प्रेफर करते हो, एमप्लेस आप इसलिए प्रेफर करते हो बिकॉज इंटरनेट पब्लिक इंटरनेट इट इज मोर लाइक शेयर्ड मीडियम, जहां से आप जो भी आपका डेटा सेंड आउट करोगे माइट बी सीन बाय द अटैकर्स और समथिंग लाइक दैट। सिक्योरिटी पर्पस के लिए चलो आपने IPsec वगैरह तो ठीक है, आपने IPsec वगैरह तो रन करा रखा है, बट स्टिल इंटरनेट को एज अ प्राइमरी कंसीडर करना, इट्स योर ऑर्गेनाइजेशन चॉइस, आपके ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस है कि भाई जो है क्या वो इंटरनेट को एज अ प्राइमरी कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। ज्यादातर एप्लीकेशंस आपके पास क्या रहती थी, ज्यादातर एप्लीकेशंस आपकी लोकल मशीन पे रहती थी, ठीक है। तो यू डिड नॉट नीड टू, बहुत कम एप्लीकेशंस ऐसी थी जो आपके पास जैसे क्लाउड पे होस्टेड वगैरह थी, ड्रॉपबॉक्स, ड्राइव, दीज थिंग्स। ये ट्रेडिशनल वैन की बात। और ट्रेडिशनल वैन में अगर आप बात करोगे, ट्रेडिशनल वैन में अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हो तो the devices that we use to connect, the devices that we use to connect to the WAN transport such as internet or MPLS, typically एक router for example,
आप एक फायरवॉल भी लगा सकते हो, बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राउटर्स। तो ट्रेडिशनली अगर आप एक राउटर की बात करोगे, जैसे अब ये आप अपने इंटरनेट एज पे आपने कोई भी एक टिपिकल एक राउटर लगा रखा है that has multiple transport, one is going towards the internet, one is going towards the MPLS, completely fine. So nowadays it's not only about connecting all these devices all together. आज के टाइम पे मतलब WAN is not only about connecting like router with the data center routers and something like that. आज के टाइम पे आपके पास अगर आप मॉडर्न WAN की बात करते हो, so in modern day if you talk about like applications, for example, कई सारी एप्लीकेशन है, इनफैक्ट यहाँ तक कि आपकी काफी सारी एप्लीकेशंस आपकी क्लाउड पे मूव कर चुकी हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ऑफिस, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफिस 365. You don't need to install an office application onto your local machine. You have the internet connectivity, you can access the Office 365 from the cloud anytime you want. Salesforce, मतलब there are a lot of applications that have moved to the cloud. ठीक है, तो आप what you want the machines to have the internet access locally from this particular site ताकि वो क्लाउड तक रीच कर सके. You might also want कि भाई क्लाउड पे होस्टेड जो भी आपकी एप्लीकेशन है वहां तक जाने के लिए जो आपका पाथ है वो आपका एक ऐसा पाथ प्रेफर किया जाए जिस पाथ पे आपकी ना लेटेंसी, डिले या ये सब चीजें आपकी कंपैरेटिवली कम है. So those things, those type of requirements, like a lot of applications are moving to the cloud. हम ये चाहेंगे, सिस्को ने बीच में एक इंटेलिजेंट वैन करके भी एक टेक्नोलॉजी निकाली थी, अगर आप में से किसी को कोई अवेयर हो तो आई वैन करके इनकी एक टेक्नोलॉजी थी. So they were trying to give some sort of intelligence to their WAN devices or WAN-S devices. Now when they migrated into the SD-WAN, SD-WAN is kind of derived from that iWAN technology. SD-WAN का जिन्होंने concept लिया तो थोड़ा सा मतलब iWAN से ही कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट WAN से ही कहीं ना कहीं derived है. तो आज के टाइम पे देयर आर रिक्वायरमेंट्स आपकी मतलब इट्स नॉट द सेम दैट दे यूज्ड टू बी कि भाई केवल साइट्स कनेक्ट करनी है, डेटा सेंटर्स कनेक्ट करना है. Nowadays, based on the requirement, just having a typical internet connection or the MPLS connection, DM, VPN, IPsec, it might not scale that much. So आज के टाइम पे we needed something else. We needed something else to ease the deployment of the WAN-S devices and all these things all together. तो उसके लिए इन्होंने फिर थोड़ा सा एक SD-WAN का एक कॉन्सेप्ट लेके आए. अच्छा, ट्रेडिशनल अगर आप नेटवर्क्स की बात करोगे, अगर आप ट्रेडिशनल WAN की बात करोगे तो ट्रेडिशनल WAN में चैलेंजेस भी काफी सारे हैं. इफ यू टॉक अबाउट ट्रेडिशनल WAN में चैलेंजेस भी काफी सारे हैं. वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस बेसिकली लेट्स से कि अगर आपके पास कई सारी साइट्स हैं, let's say you have now, let's say currently as of now, let's say you have only 5 to 10 sites. इन 5 to 10 sites को आपने प्रॉपर्ली डिप्लॉय कर रखा है, बट नाउ योर नेटवर्क इज एक्सपैंडिंग. आपका नेटवर्क अच्छी खासी ग्रोथ के साथ एक्सपैंड कर रहा है, एंड ऑन मंथली बेसिस, ऑन मे बी ऑन 6 month बेसिस, ऑन 1 year बेसिस आपकी लेट्स से 50 to 100 साइट्स आपकी क्या हो रही है इन एवरी 6 months या इन एवरी 1 year 2 years मान लो आपकी डिप्लॉय हो रही है. 10-20 साइट्स भी ले लो, अगर आप 10-20 साइट्स भी लेते हो कि हर 3 या 6 months पे आपकी हर टाइम पे आपकी मतलब 10-20 साइट्स या 50-60 साइट्स आपकी डिप्लॉय हो रही हैं. तो डिप्लॉइंग ऑल दो साइट्स मतलब हर उस साइट पे जाके एक राउटर लगाना, उस पे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करना, देन कनेक्टेड टू द लैन साइट, वहां से राउट्स वगैरह एक्सपोर्ट करना, पॉलिसीज लगाना. a lot of challenges you might face if you talk about expanding your current WAN network. अगर आप अपने current WAN network को expand करने की बात करोगे, so that is going to be a very good challenge as well. So considering all these things कि भाई manual overhead मतलब administrative overhead आपका कम से कम होना चाहिए. No matter if you're talking about expanding your WAN environment, expanding your organization, expanding your sites, otherwise आप ये चाहते हो कि भाई आपका administrative overhead कम से कम होना चाहिए. If you're talking about applying some sort of policies, configurations and these things to the devices, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने ना सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच लेने का डिसाइड किया. मतलब दे डिसाइडेड टू हैव दिस सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच. अब एक्चुअली सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में यही होता है. सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में यही होता है कि वी मूव अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, जहां पे आप सारा का सारा काम खुद ही मैनुअली
अपने मतलब द एडमिनिस्ट्रेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डू लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैनुअली, लाइक कन्फिगरेशन करनी है तो मैनुअली करनी है उसको जो है. ओके, ऑब्वियसली द पर्सन कैन डू इट रिमोटली फ्रॉम द टेलनेट एसएसएच व्हाटएवर, बट कन्फिगरेशन कमांड्स कहीं ना कहीं उसको रन करानी पड़ेगी, ट्रबल शूटिंग एंड एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स द पर्सन हैज टू डू, द एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू डू मैनुअली. तो ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का जो अप्रोच है, दिस अप्रोच ऑफ हैविंग दिस software defined networking as compared to the traditional networking, it includes some set of this software defined networking. There are two, first of all there are two things come under this. दो चीजें आती हैं इसके पास. एक तो आपके पास आता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, SDA टिपिकली, जो कि आपका फोकस्ड है ब्रांचेस पे मतलब इंटरनली आपने कैसे स्विचेस इंटरकनेक्शन कर रखे हैं, कैसे मतलब ये आपका जो सिस्को का जो 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल है, कोर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, उन सब से रिलेटेड है थोड़ा सा कि हाउ यू आर गोइंग टू डिप्लॉय योर ब्रांचेस internally, and you are going to manage those devices in the branches from a centralized point. DNA center, DNAC, अगर आपने सुना हो, DNA center, ICE, and maybe wireless devices if you have, like there are a few components in the SD access. So SD access जो आपका part है, SD access part it typically focuses on like how to deploy the branches in an automated fashion. एक automated fashion में कैसे आपकी branches को deploy करना है, this SD access part focuses on that. And if we talk about the SD-WAN part just focuses on how to connect those branches with the other branches or to the data center, and then to deploy the policies, configurations from a centralized point. तो कैसे एक centralized point से आपका बैठ के आप अपनी branches को आप कैसे दूसरी branches के साथ या data centers वगैरह के साथ आप जो है interconnect करोगे, that thing is concerned in this SD-WAN deployment. So SD access is a different thing, SD-WAN is a different thing. Our content as of now, आज का जो हमारा focus रहेगा, that is on the SD-WAN. We are not going to talk about the SD access, but just remember, when we talk about software defined networking approach, जब हम software defined networking approach की बात करते हैं, when we talk about software defined approach to configure the networking devices, तो उसमें आपकी दो चीजें आती हैं मेजरली, मतलब मैं नहीं कह रहा कि यही दो चीजें आती हैं, some other things might also be there. So these two things, one is SD access, one is SD-WAN. This SD access focuses more on how to design, deploy the devices inside the branches, and this SD-WAN focuses on how to connect that branch to the other branches or to the centralized data center over the WAN, with the help of the WAN technology. SD access में typically आपको devices मिलती हैं, appliances मिलते हैं, for example like DNAC, DNA center, ICE, Identity Service Engine, wireless network के लिए WLCs वगैरह, वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं. When we talk about the SD-WAN, तो SD-WAN में आपके पास भी दो चीजें आती हैं, we'll talk about that. SD-WAN में जो आपकी दो चीजें आती हैं, that is something called controllers, and then we have something called the edge devices. SD-WAN में भी आपकी यही दो चीजें रही. SD-WAN में दो चीजें रहती हैं आपकी, कंट्रोलर जहां से बैठ के आप सेंट्रलाइज्ड वे में आप अपना सारा मैनेजमेंट करते हो, and then we have something called edge devices. These edge devices are typically used to connect your branches to the other branches. Typically routers की बात हो रही है, इसका मतलब है सिंपल वो राउटर की बात कर रहे हैं. Here we are talking about the routers. Routers are going to be those edge devices to connect your branches to the other branches and to the data center over some sort of WAN technology. So why we needed SD-WAN? Just take a look at here. We'll talk about that in a moment. So why we needed SD-WAN? If you अगर आप बात करोगे why we needed SD-WAN, तो जैसा कि आपको बताया गया कि a lot of applications are now moving to the cloud. Infra as a service की आजकल बहुत डिमांड है. Infra as a service का मतलब बेसिकली क्या है कि we might go for the AWS, Azure,
and we might not build our own infrastructure, we might not maintain the devices and everything. We can just take the access of those devices, we can take the access of the infrastructure using the AWS cloud based devices. आज के time पे काफी popular है. So software as a service, a lot of applications are moving to the cloud rather than residing on the local device itself. कई सारी applications आपकी cloud पे move कर रही हैं. Internet edge typically that used to be on the data center, कि भाई आपका सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, पहले डेटा सेंटर पे, वहां पे फायरवॉल से इंस्पेक्ट होगा, then it will go to the internet. Nowadays, because most of the applications are moving to the cloud, अब आप चाहते हो कि अगर आपके किसी ब्रांच पे बैठा हुआ कोई यूजर, let's say you want कि भाई ये ब्रांच पे हमारा एक यूजर बैठा हुआ है and this user want to access the application like Office 365, तब इसका ट्रैफिक थोड़ी ना आप चाहोगे कि आप पहले डेटा सेंटर भिजवाओ, फिर डेटा सेंटर पे फायरवॉल से पास करवाओ, देन उसके बाद इंटरनेट पे भिजवाओ. What you might want कि भाई जो कुछ applications हैं, some sort of applications like Office 365, Salesforce and some other cloud based application, आप चाहोगे कि भाई उनके लिए ऐसा ना हो कि ट्रैफिक आपके डेटा सेंटर वगैरह पे जाए या क्लाउड वगैरह पे जाए. इट मस्ट गो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांच टू द इंटरनेट. मतलब उसके लिए क्या कह सकते हो आप, जो है जैसे एक जो स्पेसिफिक टर्म आती है, दैट इज व्हाट वी कॉल लोकल ब्रेकआउट. डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस is what you want for the devices in the branches which are trying to access to the cloud-based applications like Office 365 and these things. So more user requirement, infra as a service, more applications are moving into the cloud, branches sites getting direct internet access. You can access the, you can access the applications or the other things anytime, anywhere, software as a service. So all of these are all of these are things that are being considered in evolving WAN technology. So आजकल के टाइम पे जो भी आपके पास जो modern WAN है, it is not only about connecting the edge devices to the other edge devices or edge devices to the WAN. A lot of things you might have to consider when connecting your branches to the other branches or to the public internet or some other transport like MPLS as well. Deployment, configuration, everything has to be done easily. मतलब इतना स्मूथ होना चाहिए प्रोसेस आपका कि just in case if you have to deploy 50 to 60 new devices, new branches, it should be done in less and less time. मतलब कम से कम टाइम में आपका पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट मतलब हो जाना चाहिए. So how you can automate that task, मतलब मेजरली आपका ये जो डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन और ये सब चीजें हैं, मेजरली SD-WAN में आपको कुछ ऑटोमेशन type automation. I don't mean by automation Python programming or something like that. I don't mean that. Automation is basically like what we are talking about here in terms of automation is like we might create some script. For example, we might create some script to run OSPF. And as soon as we set up a new branch, I will run that script and OSPF will be running in the branch automatically, instead of configuring all these WAN as devices one by one by the administrator himself. So that we don't need to do. So आज के टाइम पे अगर आप WAN की बात करते हो तो WAN में आपको ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए चलनी पड़ती है. It's not only about connecting the devices, sites nowadays. Now अगर SD-WAN की बात करोगे तो SD-WAN जो आपके पास है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क जो आपके पास है, it is shipped from the older hardware based model of the legacy WAN to a secure software based virtual IP overlay fabric that runs over the standard transport services. We'll talk about that कि भाई exactly इस point में क्या discuss किया. We'll talk about that. But in SD-WAN, what you have to understand, that there are going to be two components. SD-WAN में आपके पास दो components होंगे. I think in all the vendors, in fact, चाहे आप जो है Velo Cloud की बात करो, चाहे आप Silver Peak की बात करो, चाहे आप Viptela SD-WAN की बात करो, चाहे कोई और other vendor हो, in all those vendors there are going to be two components, दो components होंगे आपके SD-WAN के that you have to take care of. One is going to be controller and one is going to be the edge devices. Edge devices you will deploy onto your sites, and the controllers you are going to deploy on maybe somewhere in the data center or somewhere in the cloud. It's your choice actually. So there are going to be two components. One is going to be the edge devices. One is going to be the controllers.
controllers are going to control those edge devices. जो भी controllers होंगे आपके, those controllers are going to be in fact controlling those edge devices from a centralized maybe NMS, network management station. We'll talk about that as well. So SD-WAN represents the shift from the older hardware-based model of legacy WAN to a secure software-based virtual IP fabric that runs over the standard transport such as MPLS or public internet. अच्छा, कई सारी मिसकंसेप्शंस आपकी ऐसे भी हैं लोगों में कि भाई SD-WAN आ गया तो MPLS आपका खत्म हो जाएगा या MPLS की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आई डोंट थिंक कि भाई ऐसा होने वाला है कभी, बिकॉज अगर आप यूज केसेस की बात करो, जो आप में से जो लोग भी प्रोडक्शन में काम कर रहे होंगे, होपफुली आप सारे ही कर रहे होंगे, आपने ऑलरेडी अगर MPLS डील किया होगा तो आपको MPLS का यूज केस पता होगा। और SD-WAN का यूज केस मैं आपको भी बता रहा हूँ। व्हाई वी आर यूजिंग SD-WAN? वी आर यूजिंग SD-WAN so that we can manage all the WAN edge devices from a centralized point। मतलब हम अपनी ब्रांचेस को, हम अपनी सारी की सारी ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ और मे भी अपने डेटा सेंटर के साथ एक सिक्योर वे में कनेक्ट कर पाए, मैनेज कर पाए फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड पॉइंट। उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? SD-WAN। और अगर आप ऑन द अदर हैंड अगर आप MPLS के यूज केस की बात करोगे, सो MPLS हैज अ वेरी डिफरेंट यूज केस एज कंपेयर टू दिस SD-WAN। तो क्वाइट फ्रैंकली ये कहना कि MPLS खत्म हो जाएगा SD-WAN के आने से, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। MPLS की रिक्वायरमेंट अभी भी वैसे की वैसी रहेगी जैसे आपकी ट्रेडिशनली रहती थी। हाँ, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अब MPLS इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, दैट इज अदर थिंग। मतलब जहां पे एक कस्टमर अभी तक MPLS को प्रेफर करता था to send the traffic from one branch to the other branch, because MPLS was used to be considered as a secure communication method from one point to the other point। L3 VPN, L2 VPN, get VPN आप लाके उसको सिक्योर वगैरह भी कर सकते थे। So MPLS was used to, it was used to consider like a secure transport media from one side to the other side, because private है, shared नहीं है as compared to the internet। इंटरनेट को लोग उतना मतलब कंसीडर नहीं करते थे, क्योंकि इंटरनेट को यूज करते हुए अगर आपने अपनी मल्टीपल साइट्स को कनेक्ट कर रखा है, डेटा सेंटर वगैरह को कनेक्ट कर रखा है, देन इन दैट केस यू हैव टू हैव you don't have any kind of security। public transport such as internet के ऊपर किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। so what you used to do, maybe you used to have some sort of DM VPN setup, hub and spoke type of topology, single hub DM VPN, dual hub DM VPN। then to protect the data which is being sent over that DM VPN, you used to have the IPsec। तो ठीक है, मतलब वो आपकी चॉइस है कि भाई आप MPLS को प्रेफर कर रहे हो या आप जो है इंटरनेट को प्रेफर कर रहे हो। बट नाउअडेज SD-WAN के आने से आपका नो डाउट MPLS का यूज केस कम हो जाएगा। वो मैं अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्यों ऐसा है। बट सेइंग दैट कि भाई MPLS मतलब MPLS विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। आप एक सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क की बात करो, यू टॉक अबाउट अ सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में जो आपका अगर ये एक मान लो, अगर आपका ये एक नॉर्मल, अगर आपका एक सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है जहां पे आपके राउटर्स लगे हुए हैं, we typically use the MPLS technology so that कि ये जो आपके कोर राउटर्स हैं, इन कोर राउटर्स पे आपका राउटिंग ओवरहेड बहुत ज्यादा ना रहे। How SD-WAN is going to help in that? So customer point of view से no doubt advantages हैं। Now it will be customer's choice। अब ये कस्टमर की चॉइस होगी कि भाई वो आपके कितने MBPS का MPLS कनेक्शन लेता है। मतलब पहले before the SD-WAN, if it was required for the customer to have maybe 10 Mbps MPLS connection, now it will not be required for the customer to have that much bandwidth for the MPLS। They might shift from the 10 Mbps to maybe 2 Mbps। it will save them some cost, and they can use the internet as their primary transport to reach to the other sites। और रही बात सिक्योरिटी की, कि सिक्योरिटी नहीं है, तो वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी नहीं। सो कॉस्ट रिड्यूस होगी, इट विल बी द कस्टमर चॉइस। ये कस्टमर की चॉइस होगी कि भाई क्या वो MPLS कनेक्शन लेता है नहीं लेता है। दे कैन सोलली गो ऑन द इंटरनेट एज वेल, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट इंटरनेट इज नॉट दैट मच रिलायबल एज द MPLS in terms of downtime and everything। So
M+ will still be there. M+ अभी भी आपका वैसे का वैसा ही रहेगा. It's not like that your M+ connection is going to be no longer required. It's not like that. ऐसा नहीं होने वाला. All right. So this is just the basic use case. Later जब हम आगे कभी discuss करेंगे so और देखेंगे उसको. So but this is the basic use case of the SD-WAN. Like what we in fact what we want in overall what we want to have. Overall, if you talk about the SD-WAN, what we want to have a centralized control of all the WAN edge devices in our network. हम SD-WAN में हमारा major focus बस केवल इतना है कि what we should have a centralized control. We should have a centralized control on all the edge devices, that we have onto sites. जो हमने अपनी sites पे लगा रखा है. क्यों लगा रखी है? Because we have to connect them via internet and MPLS to reach out to the other sites or to reach out to our data center. जैसा भी है, whatever type of topology you have created. So SD-WAN is just a software-defined approach to control and manage all these WAN edge devices from a centralized point. एक centralized point जिसको आप क्या कहते हो? Controller. It's not going to replace the MPLS technology or something like that. It's not like that. अच्छा, अब अगर आप इसमें बात करो कि जो मैंने अभी आपको बताया, let's talk a little bit in more detail about the components. Let's talk a little bit in more detail कि भाई क्या-क्या चीजें आपके पास जो है from the component point of view required होगी. हाँ जी कमल, कुछ क्वेश्चन है क्या? So if we talk about the SD-WAN components, अगर आप SD-WAN components की बात करते हो, याद रखना हम specifically SD-WAN की बात कर रहे हैं. We are not talking about the SD access. SD access, yeah, I have muted you, so you will not be able to speak. If you have any question, you can raise hand, and then I will unmute you. So SD-WAN की अगर आप बात करोगे, हाँ जी बताओ, मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला आपको. Yes कमल. हेलो. I'm not able to hear you, कमल. एक बार आप टाइप कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही. एक बार आप मैसेज में टाइप कर दो. या सो अगर आप जो है SD-WAN के कंपोनेंट्स की बात करोगे, like what components we require when we talk about the SD-WAN. So one component that you required in the SD-WAN is the controllers, and the second component that you require in the SD-WAN is the edge devices. ऑलमोस्ट सारे के सारे मतलब जो आपके SD-WAN वेंडर्स हैं, सभी में आपका यही कॉन्सेप्ट रहेगा. अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब हम सिस्को SD-WAN विप्टेला की बात करते हैं, तो विप्टेला SD-WAN था पहले, ठीक है. सिस्को ने विप्टेला को एक्वायर किया. विप्टेला वाज अ कंपनी. सिस्को एक्वायर्ड विप्टेला. सो नाउअडेज इट इज सिस्को SD-WAN विप्टेला, ठीक है. तो सिस्को SD-WAN विप्टेला. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिस्को SD-WAN और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट विप्टेला SD-WAN, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. विप्टेला की अगर आप बात करोगे ना, तो इनमें इनकी जो भी डिवाइसेस थी, मतलब जो भी ये भी राउटर बनाते थे, क्योंकि अगर आप बात करोगे ये जो एज डिवाइसेस में राउटर ही होते हैं, एज डिवाइसेस में राउटर्स ही आते हैं. सो सिस्को से पहले, बिफोर द सिस्को एक्वायर्ड विप्टेला SD-WAN जो आपके पास था, वो विप्टेला SD-WAN में आपकी जो एज डिवाइसेस थी, जो आपके पास राउटर्स थी, ओके. सो इनमें ना विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. Viptela operating system was the operating system in the Cisco in the Viptela SD-WAN, मतलब ट्रेडिशनली. बाद में जब सिस्को ने एक्वायर किया, तो सिस्को ने एक्वायर करने के बाद भी जो विप्टेला डिवाइसेस हैं, इन विप्टेला डिवाइसेस में आज भी विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके पास आता है. Okay, so the question is key benefits of the SD-WAN. Key benefits of the SD-WAN is that we will have a centralized point of control on all the WAN edge devices deployed in variety of sites, okay, from the centralized controller. वहीं से बैठ के आप, मतलब centralized controller से बैठ के ही आप जो भी आपको मैनेजमेंट करना है, राउटिंग करनी है, whatever things you want to do, you can do it from the centralized controllers. You don't have to go onto the edge devices one by one,
ठीक है, दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड एनी मोर, जो कि ट्रेडिशनल वैन में आपकी एक रिक्वायरमेंट है। सो एसडी वैन में जब आप एस डिवाइसेस की बात करोगे, सो देयर विल बी सम राउटर्स, और एसडी वैन में जब आप जो है कंट्रोलर्स की बात करोगे, सो देयर आर 3 कंट्रोलर्स। एसडी वैन में 3 कंट्रोलर्स आते हैं, एक होता है आपका वी मैनेज, एक होता है आपका वी स्मार्ट, एक होगा आपके पास वी बॉन्ड। So we don't need to log into a particular device. Log in the sense ki just in case if you need to log into a particular device, you can log in from the centralized controller as well. You don't have to physically go to the device to do some sort of deployment or troubleshooting. That can be done remotely as well. So वो उसके लिए आपको log in करना पड़ेगा obviously. If you want to check the status or you want to check some routing or some you know some things on a particular local device, तो obviously आपको login करना पड़ेगा. For the login, you can also refer to the centralized controller for the same. Can ZTP be example of the? No. ZTP is not an example of the SD-WAN. In fact, ZTP is a process. Okay, वो अभी हम discuss करेंगे. ZTP is a process that is in fact used to deploy these S devices automatically. ZTP stands for, a question ये है कि can ZTP be example of the SD-WAN? So ZTP stands for zero touch provisioning. ZTP stands for zero touch provisioning. ये आपकी एक फैसिलिटी है SD-WAN फैब्रिक में, जिसको यूज करके क्या होता है कि आप अपना ना एक एस डिवाइस लो, एक राउटर लो, उस राउटर को साइट पे लेके जाओ और साइट पे जाके आप इस राउटर को बस इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दो एंड दैट्स इट. यू डोंट हैव टू डू एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन टू दैट राउटर. वो अपने आप ही ऑन बोर्ड हो जाएगा आपके मतलब आपके SD-WAN में. दैट विल बी ऑटोमेटिकली ऑन बोर्डेड. सो जीरो टच प्रोविजनिंग इज अ प्रोसेस in the SD-WAN by which an S device like router can be onboarded in the SD-WAN fabric automatically with मतलब अब जीरो टच प्रोविजनिंग मतलब जीरो टच का मतलब अब देखो कॉन्फ़िगरेशन आपको ना के बराबर करनी पड़ेगी. दैट्स what we talk about in ZTP. ZTP is part of this course but not practically. ZTP is something like that we have to discuss how ZTP process works. But for ZTP, we have to provision a few things on the cloud itself, so that is not going to be part practically. But yeah, it is part in theoretical way. It is part how the process will work. What is vBond? vBond is like VB stands for vBond. So one controller is named as vManage, one controller is named as vSmart, one controller is named as vBond. So vManage, vSmart, and vBond. These are the name of the controllers that we have in the Cisco SD-WAN fabric, and V stands for Viptela. V का जो मतलब है ना, this stands for Viptela. Viptela V manage मतलब Viptela manage, Viptela smart, Viptela मतलब उन्होंने जो कंट्रोलर्स बनाए उसके नाम उन्होंने Viptela manage, Viptela smart और Viptela bond किए था. Now in the S devices we have two types of devices. एक तो वो S devices जो कौन बनाता था, आपका Viptela बनाता था, जिनको हम कहते थे VS devices. और जब बाद में सिस्को ने एक्वायर कर लिया तो सिस्को के जो ट्रेडिशनल राउटर्स होते हैं ना, जिनमें आपका ना जैसे IUS XC पड़ा होता है, ठीक है. तो IUS अगर आपको याद हो तो सिस्को में जो इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका IUS XC, IUS XR ये सब चीजें होती हैं, नॉर्मल IUS. सो IUS XC की जो भी डिवाइसेस हैं, मतलब जिन भी आपकी सीरीज में आपको IUS XC मिलता है ना, ASR, CSR, ISR सीरीज के कुछ राउटर्स हैं, ISR 4000 आई बिलीव ASR. हाँ, तो ISR, ASR और CSR सीरीज के कुछ राउटर्स जिनमें आपका ना IUS XC मिलता है. तो अब क्या है कि सिस्को वालों ने ना अपने इस IUS XC कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इस लायक बनाया कि भाई वो आपका SD-WAN सपोर्ट कर सके. सो सिस्को की भी क्या आती हैं, S डिवाइसेस आती हैं, जिनको हम कहते हैं CS डिवाइसेस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ S डिवाइसेस दैट यू विल फेस. ISR 43, हाँ ISR 43 में आप ISR 4 के सीरीज में है, ISR 4 के सीरीज में आपको ये SD-WAN का वो मिल जाएगा, SD-WAN कोड मिल जाता है. तो यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द सॉफ्टवेयर इमेज फ्रॉम द सिस्को सॉफ्टवेयर पोर्टल, डाउनलोड करके SD-WAN इमेज डाउनलोड करके अपने राउटर पे इंस्टॉल करो, एंड देन यू हैव टू यूज अ फ्यू कमांड्स एंड योर
traditional iOS XE, iOS XE router will now be ready to be onboarded in the SD-WAN. तो V और C, Viptela Edge और Cisco Edge, मतलब ये दो edge devices हैं जो आपकी typically utilize की जाती हैं when we talk about the edge devices specifically. तो controllers में vSmart, vManage, vBond, vSmart, vManage, vBond, और अगर आप edge devices में बात करोगे तो you know we have like vEdge and cEdge. Prerequisites. We'll talk about that. We'll talk about that. We'll talk about prerequisite. I will tell you in the last 15 minutes. You have to buy the, yes, we have to buy the licenses. The thing is that when we want to enable the capabilities of the iOS मतलब ये SD-WAN, so you have to of course buy the licenses, and the licenses you will get with the name of DNA Center. मतलब DNA license ही आपको purchase करना पड़ता है, and that comes in either 3, 5 or 7 years subscription. वो मतलब ऐसे भी नहीं आता, 1-2 साल का license है. So you have to basically purchase the license for the same, and then you can just like in the firewall licenses वगैरह आप install करोगे तब जाके facilities आपकी पूरी proper run करती हैं. So same concept is here as well. Of course you need the licenses, and the costing will be there for the same. So overall अगर आप बात करोगे तो ये दो चीजें हैं, एक तो आपके पास controllers और एक आपके पास edge devices. So controllers में आपके पास vSmart, vManage and vBond, and in the edge devices we have CS devices or the vEdge devices. Now let's talk about them one by one. आपको एक brief idea लग जाएगा कि what exactly is the advantage of having the SD-WAN in the network. एक आप एक ट्रेडिशनल, अगर आप एक राउटर की किसी भी ट्रेडिशनल डिवाइस की बात कर लो, ठीक है, यू टॉक अबाउट अ राउटर, यू टॉक अबाउट अ स्विच, एक फायरवॉल, किसी भी आप एक ट्रेडिशनल डिवाइस की बात कर लो. Since we are talking about the WAN technology, I will specifically focus on a router. So let's talk about a router. एक राउटर की फंक्शनलिटीज को अगर आप डिवाइड करोगे, मतलब जैसे राउटर का मेन काम तो राउटिंग करना है, टू राउट अ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अदर नेटवर्क. बट अगर आप एक कंपोनेंट वाइज, अगर आप आर्किटेक्चर वाइज अगर आप इस राउटर को डिवाइड करोगे, सो आर्किटेक्चर वाइज देयर आर थ्री architectural planes in this router or switch or whatever device we have. One is what we call, if अभी पता होगा आपको वैसे तो, one is what we call the control plane, one is what we call the data plane or forwarding plane, and one is what we call the management plane. आइडियली आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, राउटर, स्विचेस या जो भी है, आइडियली उनमें आपको ये तीन प्लेन्स देखने को मिलते हैं. दीज आर्किटेक्चरल प्लेन्स हैंडल different functionalities of the device. There are some functionalities handled by the control plane of the device, some functionalities handled by the data plane of the device, some functionalities handled by the management plane of the device. So the control plane, data plane and management plane, ये तीन आर्किटेक्चरल प्लेन्स हैं जो आपके टिपिकल एक राउटर में देखने को मिलते हैं, स्विचेस में मिलते हैं. So if you have 3 routers, आप खुद सोचो, if you have 3 routers, there are 3 routers or more than 3 routers, doesn't matter. हर एक राउटर का खुद का कंट्रोल प्लेन है, हर एक राउटर का खुद का डेटा प्लेन है, और हर एक राउटर का खुद का क्या है, मैनेजमेंट प्लेन. So what we can say that every router has its own control plane, data plane and management plane. So as of now all these 3 things are what, distributed. सोच के देखो चाहे तो, the control plane, the data plane and the management plane is distributed. मतलब every device has its own set of control plane, data plane and management plane. Now what is management plane? If we talk in brief a little bit about the management plane, management plane is basically responsible to see or to deal with like how the device is being managed. मतलब device आपकी कैसे manage की जा रही है, how the device is being managed. Is the device being managed using the console? Is the device is being managed using the auxiliary, or the device is being remotely accessed via SSH, Telnet, or you are using some sort of SNMP SNMP protocol and those things to manage the device. So management plane is responsible to see how the device is being managed.
आप कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो पहले उसका एक्सेस लेना पड़ेगा. You have to do the configuration of this device. You have to take the console of this device, and to take the console of this device, either you can open the console line, auxiliary line, remote access, or you can use some sort of SNMP or other protocols. Acha, then you're done configuring this device. Then what? Now you want to configure this device, so you have to console into this particular device again using either remote access, auxiliary, console, or whatever. So since we have distributed management plane, if you want to manage a device, you have to console into the device and then you will do the management task. ठीक? So management plane deals with the device management. उसका नाम ही management plane deals with the device management. Now, what about the data plane? Data plane deals with like how the data is being forwarded. Data plane deals with the things like encapsulation, decapsulation. पैकेट रिसीव हुआ, रिसीव होके क्या करना, डिकैप्सुलेट करना, एरर्स वगैरह चेक करना. देन वंस द पैकेट इज डिकैप्सुलेटेड, चेक करना कि पैकेट को कौन से एप्रोप्रिएट इंटरफेस पे प्लेस करना है. देन यहाँ पे क्या करना, जब पैकेट यहाँ पे प्लेस किया जाएगा तो उसको इनकैप्सुलेट करना. सो डेटा प्लेन हैंडल्स थिंग्स लाइक डिकैप्सुलेशन, मतलब डेटा फॉरवर्डिंग. Your data is actually forwarded from the data plane. Data forwarding की responsibility आपके data plane की होती है. Typically what you say like anything that goes through the device, मतलब कोई भी पैकेट आपकी जो डिवाइस से पास होके जाता है, that basically passes from the data plane. मतलब passes through the device in most of the cases. ये मत सोचना कि हमेशा ऐसे ही होगा. There are still a lot of things जिनमें आपके CPU को इन्वॉल्व किया ही जाएगा, but ideally you can say if any packet that goes through the device, that packet is not for the device itself, the packet is going through the device. For example, अगर मैं यहाँ से यहाँ पिंग कराता हूँ, the packet will be generated onto this device. The packet is destined to this device and the packet is going through this particular device. So what we will say that the packet is passing through the data plane of the particular device. So every device has its own set of data plane as well. Data plane में ना वो अगर आपको याद हो तो राउटिंग टेबल होती है, डेटा वो अगर आपको थोड़ी सी सेफ के बारे में पता हो, so forwarding information base, ठीक है, adjacency table, route cache, a lot of things are there. So in short, routing table is consulted, not generated. Routing table is consulted. Routing table is not routing table, what we say, like forwarding information base, the PIB table, if you are talking about technologies like SEP. Route cache, if you're talking about technologies like fast switching. So things like forwarding information base is consulted at the data plane to decide where the packet has to be moved from one interface to the other interface. मतलब एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे पैकेट को प्लेस करना है, तो exactly what information has to be added when encapsulating the packet again. After decapsulation, it will come to know what is the destination IP and all. So all those things are part of the data plane. Decapsulate the packet when received, consult the tables to decide where to place the packet, and then place the packet onto the appropriate exit interface and perform the encapsulation. All those things are done at the data plane. अब ये भी हर एक डिवाइस का अलग अलग होगा, मतलब every device has its own set of data plane. और रही बात आपके कंट्रोल प्लेन की, CPU, मतलब कंट्रोल प्लेन typically controls the data plane. Control plane controls the data plane. Control plane is the place where in fact your routing table, ARP cache, these things are populated. मतलब ये routing table बनती कहाँ पे? Control plane पे. ARP table बनती कहाँ पे? आपके control plane पे. So like STP के BPDUs आपके exchange हो रहे हैं between two switches, ठीक है. OSPF के hello messages exchange हो रहे हैं between two routers. So those messages are basically exchanged from router 1 to router 2. उसके basis पे आपकी routing table update हो रही है. ARP cache में ping आपने कराया, ठीक है, तो उस केस में आपके neighbor का MAC address ARP cache उसके accordingly बन गई. So control plane actually controls the data plane. Control plane पे आपकी routing table, control plane पे आपकी ARP cache, STP के messages, BPDUs, VTP, मतलब whatever control plane protocols all those things are basically handled by the control plane.
जब आप कहते हो OSPF के मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, सो राउटर 1 will generate an OSPF message, it will give to the router number 2 will receive it and it will give it to the CPU उसको क्या करेगा, चेक करेगा, अच्छा ये राउट है इसमें, तो it will install that route in the routing table. कंट्रोल प्लेन भी डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी का, एवरी राउटर हैज इट्स ओन सेट ऑफ कंट्रोल प्लेन. तो राउट एक्सचेंज करना है, सो दिस राउटर हैज इट्स ओन सेट ऑफ राउटिंग टेबल, इट इज आल्सो हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ राउटिंग टेबल, ओन सेट ऑफ राउटिंग टेबल. Protocols like OSPF, BGP, RIP-I, GRP, whatever, they will carry the routing updates, they will carry the routes in the routing updates to the other router and the routing table will be updated accordingly. ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, मतलब ऐसा नहीं कि SD-WAN में ये नहीं है, SD-WAN में भी ऐसा ही कुछ है. We still have the control plane, we still have the data plane, we still have the management plane, but not like this. इस तरीके से नहीं है. We still have the control plane, we still have the data plane, we still have the management plane, but not in a distributed fashion. ऐसा नहीं कि हर एक डिवाइस का खुद का क्या है, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन एंड दी मैनेजमेंट प्लेन. So control plane, anything that goes towards the device, मतलब जो भी डेटा डिवाइस के लिए ही होगा, that is what we say, that is going towards the control plane of the device. So control plane मतलब any traffic, any data, any packet that goes towards the device, मतलब जो डिवाइस के लिए ही है, goes to the device, that is what we say, it will be handled by the control plane. Any data, any packet that goes through the device, that is what we say, it will be handled by the data plane. And management plane is just to manage the device using console, auxiliary, VTY, whatever. Now अगर आप SD-WAN की बात करोगे, if you talk about SD-WAN from this context, तो SD-WAN में मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास कंट्रोलर्स और एक आपके पास है टेस्ट डिवाइसेस. देखो कंट्रोलर्स में मैंने आपको 3 कंट्रोलर्स बताए. मैंने आपको बताया एक vManage, एक मैंने आपको बताया vSmart और एक मैंने आपको बताया vBond. तो your vManage controller is nothing but the management plane of the SD-WAN fabric. एक centralized management plane. We have a centralized management plane in the SD-WAN fabric for all the edge devices. सभी की सभी edge devices का एक centralized management करने के लिए आपके SD-WAN fabric में एक controller दिया गया, उस controller को कहा गया vManage. vManage is the centralized management plane of your SD-WAN fabric. Okay. vSmart is the centralized control plane of your SD-WAN fabric. अगर आप vSmart की बात करोगे तो vSmart is the centralized control plane of the SD-WAN fabric. मतलब ideally we used to have a dedicated control plane on every edge device. हर एक राउटर पे आपका खुद का कंट्रोल प्लेन होता था, but in the SD-WAN fabric that's not going to happen. In the SD-WAN fabric there is something called vSmart controller which acts as the control plane of the device. And the bond, vBond, the vBond is going to be the nothing. vBond is not the data plane. Don't get confused about the vBond. vBond is not the data plane, so forget about vBond for a moment. Now we talk about the data plane, we talk about data forwarding. Of course data forwarding will be done by the edge devices. So vBond is not the data plane. What is the data plane? We'll talk about that. What is the data plane? Data plane is in fact your edge devices, your CS devices or the VS devices.
आपकी जो CS डिवाइसेस हैं, जो आपकी VS डिवाइसेस हैं, दीज डिवाइसेस आर इन फैक्ट द डेटा प्लेन डिवाइसेस। मतलब आप ये सोचो, आप ये समझो कि जो आपके हर एक राउटर पे, आपके हर एक राउटर पे जो आपका उनका मतलब वो डेटा प्लेन भी था उसी में, मैनेजमेंट प्लेन भी था उसी में, कंट्रोल प्लेन भी था उसी में। नाउ those S devices, those S devices are called the data plane devices because they only and only have the data plane। अच्छा, मैनेजमेंट प्लेन भी होता है। मैनेजमेंट प्लेन का मतलब हम उनमें कंसोल लगा के अभी भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव द कंट्रोल प्लेन। मतलब ये जो VH और CS डिवाइसेस है ना, इनको आप आपस में कनेक्ट कर देना। मान लो सपोज आपने दो VH डिवाइसेस ली, दो विप्टेला की S डिवाइसेस ली, ठीक है, इनको आपने ना कनेक्ट कर दिया, और जरा राउटिंग चला के देखना कि नेबरशिप बनती है कि नहीं बनती है, और मतलब जब कभी करोगे तब देखना। So point is that these S devices are just known as the data plane devices. They do not have the control plane in it. Control plane in पे नहीं होता है. So until they are connected with the control plane, until these S devices are connected to the controller, the vSmart controller, which is in fact the control plane, which will act as the control plane of these devices, these are useless. इनका कोई काम नहीं. Data forwarding, it will be the responsibility of the S devices to forward the data from one point to the other point over the transport, like maybe internet or something like that. But when we talk about the route exchange process, जब हम बात करते हैं कि VS device अपना route exchange करेगा, VS device अपना route exchange करेगा to the other VS device, that is not going to happen like traditionally it used to happen. ऐसा नहीं होगा कि आपने VH1 पे OSPF चलाया, यहाँ पे OSPF चलाया और नेबरशिप बनेगी और आपस में राउट एक्सचेंज हो जाएगा। It's not going to happen. We are doing routing, yes, we are doing routing on the S devices, but the concept is that the neighborship and those things are not going to happen like they used to be. Data plane devices or the DS devices, they still need to maintain the routes, क्योंकि अगर उनके पास राउट ही नहीं होगा, so they will not be able to forward the data. So of course, to have the route, to advertise those routes to the other S devices, we need routing. तो routing तो करवानी पड़ेगी, no doubt. But route exchange करना है from one VS device to other VS device, that will not happen directly. That will happen via centralized vSmart controller. मतलब एक VS device अपने सारे के सारे route किसको देगी? vSmart को, and vSmart will give those route information to the other VS devices, into the other sites, into the other data center and all. It will not happen like directly कि भाई आपने S to S route exchange करा दी है. You can typically consider it as a अगर आप में से किसी ने BGP पढ़ा हुआ होगा, you can typically consider this as a route reflector. Now, S devices, they do not exchange the route with each other. So this vSmart controller typically acts as a route reflector. Just in case if you are aware with the BGP, you must have heard this term called route reflector. What exactly is a BGP route reflector? What exactly is the BGP route reflector? It is a device. It is a router. If a router is configured as the route reflector, it will be responsible to receive the route from one router and to give it to the other router, specifically in case of what? IBGP. So in the same way, when we have connected two S devices, like two VS devices, we have connected VH1, VS2 over the public transport such as maybe internet. What we can do, what we have to do, in fact, what we have to do, we have to have this vSmart controller somewhere in the cloud, somewhere in the data center. We have to have the reachability from the S device to the smart controller, from the S device to the smart controller, and these S devices, they will hand over the route to the smart controller, and smart controller is going to give it to the other S device, just like a BGP route reflector would do. So the smart controller, the vSmart controller, the control plane of the device is responsible to perform all the control plane functions. जो भी control plane functions हैं जो भी आपके, those will be done by the vSmart controller. मतलब these S devices,
they will run some sort of protocol. अब वो है तो वो भी device ही, so they will run some sort of protocol, you know, and they will give their route to the smart controller. Then a smart controller is going to give that route to the other edge devices. And to manage every edge device from a centralized point, we have the management plane. We have this vManage. To manage every device from a centralized point, we have this vManage. From that centralized, इसको हम कहते हैं NMS, Network Management Station. We call that NMS. इसको हम Network Management Station कहते हैं. So this Network Management Station, it is what we use to manage all these edge devices from a centralized point. Well, once your devices are added, once your edge devices are added in the SD-WAN fabric, in the SD-WAN, you don't need to log into those devices like by going to the sites. You can log in to those devices from the centralized NMS, Network Management Station. That is what we call vManage in our case. It's called vManage. I will show you how the vManage looks like. It is a GUI based, you know, it gives you a GUI based access of every aspect of the VS devices. We also do on the VS devices, not going to go, no, it's not like that. We can still do the management from the, you know, on the local device. We can still do the you know, management from the local devices, but you know, if we want, we can do it from the centralized controller itself, so it doesn't matter. We are not talked about any lab or practicals as of now. We are just talking about the fundamentals. Two-way, what do we mean by two-way? You want to do from the vEdge and from the vManage as well? See, the thing is that if your S device, if you have registered your S device into vManage, you have आपकी जो S devices हैं, for these S devices, you have attached these S devices in the vManage, then you will not be able to do any sort of changes onto these S devices locally. You have to do whatever you want to do from the centralized vManage. ये मतलब एक condition है. This is one condition कि भाई अगर if you have added these S devices in the vManage, अगर आपने इन S devices को अपने vManage पे add किया हुआ है, then all the verification you can do locally, ping you can do locally, trace you can do locally, but you will not be able to do any sort of configuration changes locally on these S devices. vManage is just required for the management. No, you cannot do that. You cannot do that forcefully as well. What you have to disconnect. You have to disconnect your S device from the vManage, then you can do the configurations locally. But as soon as you attach the device again to the vManage will send the configurations to those S devices, and those configurations sent by the vManage will override whatever configuration you have done locally. So vManage is the centralized management plane. vSmart is the centralized control plane. And if we talk about the VS devices, these are the actual S devices. These are the actual S devices that we actually have onto our sites. जो हम अपनी sites पे attach करते हैं. We attach these S devices onto our sites, and to manage these S devices onto the sites, we have a centralized controller called vManage. For these S devices, now they are just the data plane devices. They will just be responsible to forward the data. So their control plane is somewhere like what we call the vSmart. The control plane of these S devices is what we call the vSmart. The vSmart controller, it acts as the centralized control plane for all these S devices in the fabric. Now, what is vBond? We'll talk about that. But we have a centralized management plane, we have a centralized control plane, and we have a distributed data plane. Data plane अभी भी हर एक device का अपना खुद का है. In fact, those routers, those S devices are in fact known as the
as the data plane devices. इनको data plane devices ही कहा जाता है. Now let me now what is the use case of the V-bond? Let's talk about the use case of the V-bond. Let's talk about the use case of the V-bond first, and then I will show you an architecture like how this thing is going to happen in front. So if you talk about the V-bond, what exactly is the V-bond? V-bond is what we call a V-bond orchestrator. What we call V-bond, we call V-bond as V-bond orchestrator. V-bond orchestrator is in fact responsible to securely bring up the SD-WAN fabric into the network. मतलब आपके SD-WAN fabric को एक secure way में up and running लेके आने के लिए we have a centralized controller for the same. That is what we call V-bond, and more like we call it V-bond orchestrator. So what happens in fact from the architectural point of view, so ये initial bring up के लिए use किया जाता है. What we can say, this is used for the initial bring up. मतलब आपकी जो SD-WAN fabric, जब आपके controllers और जब आपकी edge devices up आती हैं, so they reach out to the V-bond first of all, and then the V-bond basically आपका edge devices को बताता है कि कौन vManage है, कौन vSmart है. So just remember that V-bond is used in the initial bring up process. V-bond आपका initial bring up process के लिए use किया जाता है. After that it has no use. उसके बाद इसका कोई काम नहीं है. मतलब देखो, whenever any edge device or controller will come online, it will contact the V-bond, and then V-bond will be responsible to add it into the SD-WAN fabric in a secure way. And once the device has been added in the SD-WAN fabric in a secure way, that V-bond has no use cases whatsoever. So अब कोई नई डिवाइस आएगी तब उसको ऐड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके V-bond की है, but other than that V-bond has no other significance in the SD-WAN fabric other than just to add the device into the SD-WAN fabric. मतलब एक डिवाइस को, एक VS डिवाइस को, एक कंट्रोलर को आपके फैब्रिक में सिक्योरली ब्रिंग अप करके लेके आने के लिए आपके V-bond रिस्पॉन्सिबल है. That's it. Now let me give you a from architectural point of view, let me tell you a few things, then आपको थोड़ा better clear होगा. तो देखो, let's say we have a data center. In our data center we have deployed our controllers. Data center में हमने अपने controllers को host कर रखा है. In our data center we have our vSmart controller, vManage and the V-bond. ये तीनों ही हमारे data center में hosted हैं. And these are connected. ये एक router है, ठीक है. These controllers, this vSmart controller, this the vManage and this the V-bond orchestrator, these are connected maybe via internet transport, या internet transport, या maybe via private transport such as MPLS. मैंने अभी भी कहा आपसे, you can still have the MPLS connection. It's not like your SD-WAN is going to replace the MPLS. And they are connected with the sites. ये आपकी ना ये sites हैं. ये आपकी let's say site 1 है. Site 1 पे आपकी एक VS डिवाइस लगी हुई है. दोनों ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टेड है. मतलब this site 1 is in fact connected with both the transports like internet and MPLS. There is a site 2. इस site 2 पे आपके पास क्या है, आपने हाई अवेलेबिलिटी के लिए एक VH भी लगा रखा है और आपने एक CH भी लगा रखा है. मतलब you can have multiple edge devices. There is no problem in that. You can have multiple edge devices onto your site. If you want to have some sort of high availability, high redundancy, आप ऐसा रखना चाहते हो, so that can be done. तो ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है. और एक जो हमारी साइट है ना, इस साइट पे मतलब एक हमारे पास साइट नंबर 3 पे ऑलरेडी एक सिस्को की एज डिवाइस लगी हुई थी, तो उसको अपग्रेड कर दिया गया है कि भाई SD-WAN सपोर्ट करने के लिए उसको अपग्रेड किया गया है. तो ये यहाँ पे ऐसे हो सकता है एक ही ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टेड हो. इट डजंट मैटर. देखो रीच कनेक्शंस, इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि कनेक्शंस आपने कैसे करा रखे हैं, फुली रिडंडेंट या कैसे. ऐसा भी हो सकता है कि वी हैव अ टिपिकल राउटर. हमारे पास एक नॉर्मल iOS राउटर है, देखिए हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है मे बी इंटरनेट से. इसको मैं इधर रखता हूँ. maybe we can have a site, और इस साइट पे हमारा एक टिपिकल राउटर है, ठीक है. इस राउटर को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है. एंड बिहाइंड दिस राउटर
we have our S devices, like we have the VS device or the CS device behind the router, ऐसा भी हो सकता है. Deployment आपके ऊपर है, deployment आपके ऊपर है कि how you have created your topology and how you have connected these S devices to the controllers over the transports, like इनको हम transports कहते हैं, over the transports like internet or the MPLS. So we have the controllers. We have the controllers in our data center. vSmart controller, vManage, vBond. We have our controllers in the data center. We have our S devices deployed onto the sites. Site 1 पे VS device, Site 2 पे VS devices, Site 3 पे VS devices, Site 4 पे VS devices, or we can have a mix of both, like VH and CH, or we can have like only CH. CH मतलब Cisco की S devices, VH मतलब Viptela की S devices, दोनों compatible हैं एक दूसरे से, कोई फर्क नहीं पड़ता. Or we can have these devices deployed behind the router as well. Maybe हम यहाँ पे some sort of NAT वगैरह perform करेंगे. I don't want to replace my existing router, so I just have added this VH or CH behind the router itself. ऐसा भी हो सकता है. Now, considering कि आपकी reachability है, considering कि this reachability is completely there, considering कि ये reachability आपकी पूरी है, considering you have the reachability from this point to this point and every point automatically, आपने मतलब IP configure किया हुआ है, and you have done the configurations, you have done whatever configurations are required, and there is a full reachability from the S device to S device and S devices to the controller. Considering that thing, in our lab we will do that manually, but considering here that we have the reachability to the controllers and to the other sites, what will happen? Whenever this S device comes online, जब भी S device आपकी आप आती है, this S device will in fact reach out to the vBond. याद रखना, we have to do some sort of configurations on the S devices. If we are not talking about ZTP, हम इसकी बात नहीं कर रहे, we have to do some sort of configurations on the S devices. And about the controllers, we do not tell this S device or these S devices about all the controller. We just tell these S devices. We just tell these S devices about the vBond. हम केवल इनको vBond के बारे में बताते हैं. We don't tell it. हम इसको नहीं बताते किसके बारे में, अपने vSmart या vManage के बारे में. We will tell this VS device who is the vBond. We will tell these S devices who is the vBond. हम इनको भी बताएंगे कि vBond कौन है. I will tell every S device who is the vBond. In fact, हम इसको भी बताएंगे और इसको भी बताएंगे कि vBond कौन है. याद रखना, vBond orchestrator is the first point of contact for every device in the SD-WAN fabric. So every S device must know, or every controller must know who is the vBond. तो अगर आप कंट्रोलर साइड की बात करोगे, तो जब आपने vSmart को बता दिया, vManage को बता दिया vBond के बारे में, when we already told like vSmart, vManage about the vBond, then what will happen? The vBond will automatically get aware कि भाई vSmart कौन है, मान लो 100.1.1.1 है, और vManage कौन है. उल्टा कर देते हैं. होता क्या है कि whenever controllers come online, जब भी controllers online आते हैं, vSmart knows about the vBond, vManage knows about the vBond. मतलब vSmart को भी पता है कि vBond कौन है, vManage को भी पता है vBond कौन है. So in fact they reach out to the vBond. वो vBond तक reach out करते हैं. They reach out to the vBond. They establish some sort of connection. जैसे वो TCP connection नहीं होता, जैसे TCP connection आपका build-up होकर रखता है. In the same way, these vSmart, these vManage, they establish some sort of connection to the vBond. They establish some sort of tunnel. They establish some sort of tunnel to the vBond. अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे कभी. It could be a DTLS tunnel or the TLS tunnel, which is SSL based tunnels, जैसे TCP वगैरह आपके पास होता है. तो vSmart
vManage, they reach out to the vBond and they establish some sort of tunnels, some sort of connection to the vBond. जैसे TCP कनेक्शन बनता है, जैसे BGP आप दो राउटर पे रन कराओ तो दोनों राउटर के बीच में पहले एक TCP कनेक्शन बनेगा. In the same way, when the smart controller vManage and the vBond, when they are aware of each other, they will establish some sort of tunnels, some sort of DTLS or TLS tunnel, which we will discuss later on in the classes. So vSmart, vManage, they reach out to the vBond, they establish some sort of tunnel. vBond gets aware, vBond को पता लग जाता है कि vManage कौन है. Obviously जब reach out करेंगे तो अपना IP लेकर तो जाएंगे. और vSmart कौन है. vBond knows about the vSmart, vBond knows about the vManage. मतलब vBond को पता है कि vSmart कौन है और vBond को पता है कि vManage कौन है. Now when this device comes online, this device only has the data plane. इसके पास control plane है ही नहीं. So what this device is going to do, as soon as this device comes online, this device is configured with the information about the vBond. So this device will try to reach to the vBond. वो device आपके vBond तक reach करेगी. यहाँ पे कुछ initial authentication perform होता है. Some sort of authentication will be performed. कुछ authentication perform किया जाएगा, कुछ चीजें cross check की जाएंगी, कुछ चीजें verify की जाती हैं. Authentication वगैरह के लिए digital certificates वगैरह utilize किए जाते हैं. सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, वो सब चीजें आपकी आगे आपको कवर अप कराई जाएंगी. सो सम सॉर्ट ऑफ इनिशियल ऑथेंटिकेशन विल बी परफॉर्म्ड एंड वंस दैट ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, जब वो इनिशियल ऑथेंटिकेशन आपके वीएज और वीबॉन्ड के बीच में सक्सेसफुल हुआ, मींस व्हाटएवर थिंग्स हैज टू मैच, दे आर मैचिंग. जब वो ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हुआ, दिस वीबॉन्ड विल गिव दिस वीएस डिवाइस information about the vSmart and the vManage. मतलब ये vEdge को बता देगा vBond कि अच्छा आपके लिए vManage कौन है और आपके लिए vSmart कौन है. And now this edge device will automatically establish the connection to the vSmart and to the vManage. तो इसके पास इसका कंट्रोल प्लेन भी आ गया और इसके पास इसका मैनेजमेंट प्लेन भी आ गया और डेटा प्लेन वो खुद ही था. डेटा प्लेन ये रहा आपका मैनेजमेंट, ये रहा कंट्रोल प्लेन और ये रहा आपका मैनेजमेंट प्लेन. सेम विल हैपन इन फैक्ट फॉर एनी एज डिवाइस. सेम विल हैपन इन फैक्ट फॉर एनी एज डिवाइस. किसी भी एज डिवाइस के लिए यही होगा. व्हेनेवर द एज डिवाइस कम्स ऑनलाइन, द एज डिवाइस विल रीच आउट टू द vBond because that is the only information that we have configured. It will some sort of initial authentication will take place between the vEdge and the vBond, and once that authentication gets successful, that particular VS device will be given the information about the vManage and the vSmart controller of the SD-WAN fabric, and then it will have the connection from the management plane and from the control plane automatically. Same thing will happen on all the edge devices. अब इतने में ही आपका 3 यूनिट्स आपके SD-WAN कंटेंट की खत्म हो जाती हैं. पहला आर्किटेक्चर वाला, सेकंड में कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट और थर्ड में राउटर डिप्लॉयमेंट. इतने में ही, मतलब ये इतना इजी नहीं जितना आपको दिख रहा है. We have to do the connectivity certificates and all those things we have to do, and after we have done all those things, you will see कि आपकी edge devices आपके फैब्रिक में ऐड हो जाएंगे. And then you can just take the access, you can take the GUI access of the vManage and you can manage all these as devices, controllers, everything locally from that particular vManage. Locally nahi, centrally from that particular vManage. This is the whole point of having the SD-WAN. अब आप बताओ इसमें MPLS कैसे खत्म हुआ. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं. ये तो हो गया क्या मैनेजमेंट के बारे में कि भाई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट विल बी डन फ्रॉम द vManage. ये हो गया आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन के बारे में कि नाउ व्हाटएवर राउट इंफॉर्मेशन इट हैज, इट विल गिव दैट राउट इंफॉर्मेशन टू द vSmart एंड vSmart विल गिव दैट राउट इंफॉर्मेशन टू द अदर एज डिवाइसेस. ऐसे. बट जब आप डेटा फॉरवर्डिंग की बात करते हो तो कभी डोंट थिंक
कि डेटा कैसे जाएगा, डेटा विल गो वाया कंट्रोलर, ऐसा कभी नहीं होगा. What happens as soon as these as devices, ये जितनी भी as devices, all these as devices, they establish the connection, they establish the connection with the vBond initial connection, then they know about the vSmart, कि भाई vSmart कौन है, all these devices, they are aware, they all know कि भाई who is the vSmart. एक्चुअली आपका vSmart कंट्रोलर हर एक डिवाइस को एक दूसरे के बारे में भी बता देता है. दिस vSmart कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली द राउट एक्सचेंज. केवल राउट एक्सचेंज नहीं, और भी कई काम करता है. मतलब दिस vSmart कंट्रोलर विल ऑफ कोर्स एक्सचेंज द राउट्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड्स, बट द vSmart कंट्रोलर विल आल्सो टेल द VH1 कि भाई आपके अलावा और भी डिवाइसेस लगी हुई हैं. So VS device, all the VS devices, they are in fact aware कि इनके अलावा और भी S devices हैं. और जैसे ही एक S device को दूसरी S device की presence के बारे में पता लगता है, this S device will immediately try to form an IPsec tunnel automatically. अपने आप ही इनके बीच में एक IPsec tunnel बन जाएगी. ओके, ओवर ऑल द अवेलेबल ट्रांसपोर्ट. तो एक तो जैसे एक तो ट्रांसपोर्ट क्या हो गया आपका, ये इंटरनेट हो गया ट्रांसपोर्ट, और एक ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, MPLS. सो यू विल सी दैट 2 IPsec tunnels from this S device will go to this S device, and 2 IPsec tunnels will go from this S device to the other S device. मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर 6 S devices हैं, so they will have a full mesh IPsec tunnel over all the available transport, और वो भी ऑटोमेटिकली, जो आपको उसमें ट्रेडिशनल इंटरनेट के केस में आपको DM VPN बना के करना पड़ता था मैनुअली. You don't have to do that. The IPsec tunnels, as soon as these as devices are aware of each other, they will establish a full mesh IPsec tunnel to all the other devices in the fabric automatically. और जब डेटा फॉरवर्डिंग की बात करोगे, तो डेटा फॉरवर्डिंग विल बी डन फ्रॉम दिस एस डिवाइस टू एस डिवाइस ओवर दैट प्री-बिल्ट IPsec tunnel in a secure way. Data obviously जाएगा ऐसे ही via internet, but the data which is being sent from one S device to the other S device over this public transport such as internet, it is completely secured with the help of IPsec. तो आप इसीलिए तो इंटरनेट यूज नहीं करते थे. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. So if you don't even have the like MPLS, in that case you can just have the internet one as well. So कोई जरूरत नहीं है ना. Why? From the customer point of view, you don't even need a MPLS connection if your internet connection is reliable. आप assume करो एक 100 Mbps का internet connection versus एक 100 Mbps का MPLS connection, and you will get the answer. So if you don't want to have the MPLS connection into your site, don't have it. कोई requirement नहीं है. इसलिए कह रहे हैं कि MPLS को replace कर दे. Customer point of view से there will not be any requirement of the MPLS nowadays after this SD-WAN. Why? Because the traffic which is being sent from the S device to S device, now it can be sent securely over the public transport such as internet or the 3G 4G. wireless भी आप कर सकते हो, wireless capabilities भी हैं. So you can have a wireless S device and you can send the data in the wireless 3G 4G transport. You can use that one as well. SD-WAN is only for managing the WAN. हाँ, मतलब majorly SD-WAN का use यही है. You are going to use the SD-WAN to manage the WAN edge on multiple sites. और ये IPsec tunnels भी अपने आप बनती है. You don't have to create these IPsec tunnels manually. मतलब बहुत ही कम administrative overhead है. Administrative overhead किस बात का होगा? You have to deploy the S device onto your site. You have to do some sort of initial configurations, and that's it. Rest of the things automatically it will happen. In fact, मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे जो भी आप प्रोटोकॉल चलाओगे, मान लो आपने यहाँ पे ना प्रोटोकॉल चलाया OSPF, ये जो आपके पास है ना, ये यहाँ पे vSmart कंट्रोलर, और ये जो आपके पास है, this is what we call this physical connection.
this physical connection is what we call underlay. You know, underlay is the actual physical connection that we have. Underlay is the actual physical connection that we have from the S device to the sites, or S device to the S device. And over the top of this underlay, you see, over the top of this underlay, we have a logical connection. That is what we are saying as the overlay. This overlay. ये पढ़ो अभी क्या लिखा हुआ, अब समझ में आ जाएगा. SD-WAN represents the shift from an older hardware-based model of legacy WAN to a secure. Why? Because IPsec, software-based management, virtual IP fabric overlay that runs over the standard transport such as MPLS or the internet. So internet and MPLS, they are underlying transport to create an SD-WAN overlay from the S devices to the other S devices, and from the S devices to the controllers. तो एक लॉजिक, इसमें भी टनल्स बनती हैं. यहाँ पे ना, यहाँ पे जो आपके पास है, यहाँ पे भी आपके पास आपको कुछ टनल्स देखने को मिलेंगी. ये IPsec टनल अपने आप ही बन चुकी है. So your data, whatever data you are sending from the S device to S device or the public transport such as internet, since it is being encrypted via IPsec, the security issue that we used to have is now not going to be there. vManage typically आपका frankly बताऊं तो केवल इसके लिए ही है. vManage typically आपका centralized point से management करने के लिए ही है SD-WAN का. And let me show you how it looks like, then आपको थोड़ा better idea हो जाएगा कि हम उसका किसी और काम में use case ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे. वैसे तो नहीं ले पाएंगे to in a short, but this is the whole idea of the नहीं, vManage को DMVPN के लिए, DMVPN is not even required in this case. I have not seen that frankly. In fact, अगर मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ जो vManage, in fact इसमें आपको DMVPN की configuration भी नहीं मिलती वैसे तो. हाँ, you can have a hub and spoke type of topology like we used to have in the DMVPN, but I'm not sure कि आपको DMVPN के लिए specifically vManage देखने को मिलेगा. That can be the internet itself. That can be possible. मतलब वो internet पे use कर रहे हो आप. You are using the public transport such as internet to connect to the sites and all these you know controllers. But since the connection is completely secure, even DTLS or TLS आपके SSL based connection है, so that is also secured. और IPsec भी आपकी secured है. So there is no such requirement of having a dedicated DMVPN or in that context. I'm not sure कि ये तो एक बार cross check करने वाली बात होगी, but other than that, I have not seen the use case of this DMVPN along with the this vManage. So this is the whole idea of the DMVPN. We'll see that. This is the whole idea of the this is the whole idea of the SD-WAN. This is the whole idea of the SD-WAN, that you have some controllers. You will use those controllers to manage all the sites from a centralized point. You are going to have a centralized controller, centralized control plane. You are going to have a centralized management plane, and you will still have the distributed data plane. Every edge device is in fact a data plane device, which can be used to send the data from one side to the other side in a secure way, because IPsec tunnel is automatically built up between the VS to VH. तो IPsec tunnel आपकी already VS to VH बन चुकी है, and since your IPsec tunnel is automatically built up from the VS to VH, data जो भी आप pass करोगे, that data will be completely 100% securely transmitted. So there will not be any requirement of having a dedicated MPLS connection to connect all those sites and the data center, but it's always good to have a backup in a reliable way. MPLS, since it is much more reliable, तो पहले जहां पे आपका 10 Mbps, 20 Mbps, 50, 100 जो भी है, जितना आपका MPLS connection required होता होगा, now you will not have that much of requirement. You can have a basic like 2 Mbps, 4 Mbps MPLS connection to connect those sites or maybe less, and you will make your internet as a primary transport for the traffic. This is the whole idea of having the SD-WAN in the network. अब हमने WAN की बात करी. We did not talk about the internals. हमने अंदर की बात नहीं करी, because internals are not going to be managed by the SD-WAN. अंदर एक स्विच लगा रखा है,
that will not be managed by the SD-WAN. अंदर आपने वो 3 tier core switch लगा रखा है, अंदर आपने legacy routers लगा रखे हैं, so that will not be managed by the SD-WAN. SD-WAN is only about connecting the branches to the like other branches or the data center in a secured way over the transports like internet or the MPLS, and it gives us a centralized point of control over mostly all the aspects of the edge devices. हाँ, अगर आप इंटरनल्स की बात करोगे तो यहाँ पे अब SD एक्सेस है ना, DNAC, SDA, वो सब चीजें फिर आपके पास आ जाती हैं, लिस्प, VXLAN, वो आपको फिर कभी SD में आपको पढ़ने को मिलेगा. Now, let me tell you how this vManage looks like. ये vManage कैसे दिखता है? It is how the vManage looks like. If you can see, this is how the vManage looks like. This is how the vManage GUI looks like. This is this is the dashboard. This is the main dashboard. We have the concepts of VPNs here. So SD-WAN fabric में VPN का मतलब VRF. So we still have the concept of the VRF here. So that we will discuss. So we have this main dashboard. We have the VPN dashboard. We have the security dashboard. So as you can see in the main dashboard, you can see how many vSmart controllers are there in this SD-WAN fabric being managed from this centralized vManage. There are two, in fact. Just a minute. There are two vSmart controllers. There are 8 WAN edge devices. There are 2 vBonds and there is 1 vManage. It's always good to have some redundancy. अब सोचो, एक centralized vManage है, एक centralized vBond है, एक centralized vSmart है, और vSmart आपका down चला गया. If your vSmart goes down, अगर आपने एक ही vSmart लगा रखा है, and if that vSmart goes down, in that case your control plane will go down for all the edge devices. So it's always good to have some sort of redundancy by using multiple controllers like vBond. vBond का तो नहीं इतना use है, but sometimes you will have to add the multiple vBonds. वो हम आगे discuss करेंगे जब हम scalability की बात करेंगे तब. So sometimes based on the scalability, you have to add multiple vSmart, vBond, vManage. But other than that, mostly we add multiple vBond, vSmart, vManage for the redundancy purpose. But sometimes scalability becomes a factor as well, और scalability factor के basis पे आपको multiple add करना ही पड़ता है. So this is the centralized dashboard. This is the centralized dashboard of your vManage. यहाँ से बैठ के आपको क्या पता लगा कि भाई आपके फैब्रिक में, आपके SD-WAN फैब्रिक में यहाँ पे क्या है, दो vSmart डिवाइसेस हैं, उसके बाद आपके पास 8 WAN edge डिवाइसेस हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 vBond हैं, एक vManage है. कितनी डिवाइसेस का कंट्रोल प्लेन आप, so you can see all the edge devices have their control connections up. कहाँ से क्या मतलब अब ये आपको जब हम जब हम कहीं ना कहीं अब बात करोगे, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा. कैन वी एक्सेस द CLI ऑफ द राउटर फ्रॉम? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. CLI GUI आपको केवल vManage का ही मिलता है. You don't get the GUI access of the edge devices or the other controllers. You will have the GUI access of the vManage only. So this is how the GUI of the vManage looks like. In fact, you can also see WAN edge, कितने WAN edge devices हैं, कितने deployed हैं. Staging state का मतलब है कि भाई जो आपके अभी authorized नहीं है to be added in the fabric. कौन सी applications हैं जिनका traffic top में use हो रहा है. So around you can check the statistics as well. लास्ट के 1 घंटे में कौन सी उसका कितना ट्रैफिक कहाँ पे क्या यूज हुआ है. दैट थिंग यू कैन एक्चुअली वेरीफाई फ्रॉम हियर एज वेल. सम एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग फीचर्स, दोस थिंग्स आर देयर. ट्रांसपोर्ट की हेल्थ आप चेक कर सकते हो, कि अगर मल्टीपल ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, जैसे ना मल्टीपल ट्रांसपोर्ट्स हैं, मल्टीपल ट्रांसपोर्ट तो एग्जैक्टली कौन से ट्रांसपोर्ट पे कितना लॉस है, लेटेंसी है, जिटर है, ऑल दिस थिंग्स यू कैन वेरीफाई ऑन टू हियर. माइट बी वेरी यूजफुल इन एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग. एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी वॉइस और वीडियो का ट्रैफिक फॉर एग्जांपल एक ऐसे ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए जाए जहां पे लेस लेटेंसी, लॉस और जिटर रहे. सो दिस ट्रांसपोर्ट हेल्थ कैन बी वेरी यूजफुल इन केस ऑफ एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग फॉर एग्जांपल. ठीक है, इंटरफेस पे कितनी स्पीड है, बैंडविड्थ वगैरह है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो. फुल वैन कनेक्टिविटी कहाँ पे है, पार्शियल वैन कनेक्टिविटी कहाँ से. So even if any edge device goes down
or the controllers goes down, you will see that here. यहाँ पे ये ना ये यहाँ पे alarms वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि कब क्या इवेंट अकर हुआ, तो that thing you will see from here as well. आप इन अलार्म्स के लिए ईमेल अलर्ट भी सेट कर सकते हो कि अगर कोई क्रिटिकल इवेंट अकर होता है तो उसका ईमेल आ जाए, so that we can set up as well. ये मेन डैशबोर्ड था. नाउ सपोज यू वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे मॉनिटर की टैब में जाओ. ज्योग्राफी का मतलब होता है कि वेयर यू हैव प्लेस्ड द डिवाइसेस इन अ ज्योग्राफिकल वे, यू कैन वेरीफाई दैट. अब हम सारा डिस्कस नहीं कर सकते ऑब्वियसली. सो लेट्स से वी गो टू द नेटवर्क. आप नेटवर्क की टैब में गए. नेटवर्क में आपको सारी की सारी WAN डिवाइसेस दिख जाएंगी. तो मान लो सपोज आपको किसी एक डिवाइस का आपको सपोज एक्सेस लेना है, तो क्लिक ऑन दैट डिवाइस and you can get the entire information about that device from this centralized vManage itself. कहाँ से क्या क्या कनेक्शन बना हुआ है, कितने इंटरफेसेस हैं, all the information you will be able to see from here. You know, traffic, RX, TX, everything, सारी थिंग. मतलब इवन अगर आपको सपोज ना पिंग करना है, ट्रेस करना है, इवन आपको अगर उसकी राउटिंग टेबल चेक करनी है, यहाँ पे जाओ सबसे लास्ट में रियल टाइम में. मतलब अगर आप यहाँ पे आईपी राउट चेक करना चाहते हो, सो यू कैन चेक दोस आईपी राउट्स फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड पॉइंट एज वेल. मतलब आप यहीं से बैठ के सारी चीजें चेक कर सकते हो. ये रहे वो सारे राउट्स. अगर आप जैसे बात करोगे OSPF, मान लो अगर OSPF चल रहा है तो OSPF डेटाबेस दिखाना है, सो यू कैन सी. बट आई एम सेइंग दैट यू कैन हैव फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड वे, फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड vManage, you will have everything that you need to have about that particular device. ट्रबल शूटिंग करनी है, पिंग, ट्रेस, व्हाटएवर. पिंग करना है, ट्रेस भी आता है. अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, सो वी हैव द पिंग, ट्रेस ऑप्शंस, एवरीथिंग यू हैव. क्या डिवाइस पूरी ब्रिंग अप हो चुकी है? तो इफ द डिवाइस इज ब्रिंग अप कंप्लीटली, यू विल सी दीस चेक्स. अदरवाइज यू विल सी समवेयर क्रॉस कि मैंने डिवाइस यहाँ पे ब्रिंग अप प्रोसेस में यहाँ पे अटक गई है. सो एवरीथिंग, ट्रबल शूटिंग, एवरी ट्रबल शूटिंग एंड यू नो कंट्रोल कनेक्शंस. कहाँ से इसका कंट्रोल कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है, सो यू कैन सी द कंट्रोल कनेक्शंस अकॉर्डिंगली. दोनों vSmart से है, vManage से है, क्या है क्या नहीं. Everything you can have from here. Tunnel health, you know, simulate flows, everything. मतलब आप traffic flow भी simulate कर सकते हो. As of now, I'm not aware कि भाई क्या routes हैं क्या नहीं, but you can check the traffic flow in a very good way. आप traffic flows भी check कर सकते हो. पता नहीं क्या होगा. I will just say 1 maybe, and I will say 50. I'm not sure if it will show me something. बट है ना, यहाँ पे देखो, you will see the some sort of traffic flow की भाई क्या है क्या नहीं. Maybe you want to reach to the internet, so internet तक जाने के लिए क्या है क्या नहीं. तो you can check the flows accordingly. Even you can check the traffic for specific applications. Your SD-WAN, it recognizes a lot of applications. तो आप सोचो कि भाई अगर आपका सपोज फेसबुक का डेटा है, ठीक है, मतलब अगर आप इस डेस्टिनेशन पे फेसबुक का डेटा भेजोगे तो ट्रैफिक कैसे जाएगा. यू कैन सिमुलेट दैट एज वेल. मे बी आपने सम एप्लीकेशन अवेयर पॉलिसीज वगैरह सेट कर रखी होंगी, आप चेक करना चाहते हो कि ट्रैफिक कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव इन अ सेंट्रलाइज्ड vManage. और ये तो फिर भी आपको बस क्या है, केवल आपको ना मॉनिटरिंग करा रहा है. इट इज जस्ट फॉर if you have some security features like firewall, IPS, URL filtering, AMP, DNS umbrella, everything you can check it from this centralized vManage itself. अच्छा, बाकी नहीं बता रहा मैं आपको. जैसे ना यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है. अब यहाँ पे एक्चुअल में आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा बिकॉज इट इज जस्ट द, मतलब मेरे पास इसका केवल व्यू एक्सेस है. तो आप टेलनेट भी कर सकते हो यहीं से बैठ के ना. यहाँ से बैठ के आप जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमोट एक्सेस का, सो यू कैन आल्सो डू द रिमोट एक्सेस फॉर द डिवाइसेस एज वेल. मतलब यू कैन डू द टेलनेट. So you can do the telnet from the centralized point as well. As of now, that option I'm not able to see here because I have the view access only. ये actually Cisco का वो है, vCloud से मैंने open किया हुआ है. It's not somewhere. So ये आपको यहाँ से telnet भी कर सकते हो. You can do the telnet for this particular VS device. आपको इस device का telnet कह रहा हूँ, SSH होता है, SSH access भी दिया जाता है. Suppose now let's talk about configurations. So what you can do, you can create some templates, you can create some policies, you can create the security related policies from here. Suppose आपको OSPF चलाना है, ठीक है, let's say आपको OSPF चलाना है, तो आप क्या करो, आप यहाँ से OSPF का टेम्पलेट बनाओ.
आपने यहाँ से ना मे बी फॉर एग्जांपल आपने OSPF का टेम्पलेट बनाया, और ये टेम्पलेट किसके लिए बनाया हुआ है आपने बनाया हुआ है मे बी जैसे वीपीएन जैसे आपने 10 के लिए, वीपीएन 20 के लिए, डीसी के लिए, OSPF के लिए, मतलब ये ब्रांच के लिए, ब्रांच 2 के लिए। तो मतलब पॉइंट ये है कि यू कैन क्रिएट, यू सी, यू कैन क्रिएट दीज टेम्पलेट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स के लिए आप क्या करो, सेंट्रलाइज टेम्पलेट बनाओ। देखो अब इसमें कुछ नया नहीं है, ये इनका OSPF नहीं है, ये नॉर्मल जो OSPF है वही है, ठीक है। राउटर आईडी, एडी वैल्यू, रिडिस्ट्रीब्यूट करना, एरिया डिफाइन करना, सब वही है, एग्जैक्टली सेम है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि कोई नया OSPF बना दिया इन्होंने, बस उसका GUI एक्सेस इन्होंने दिया हुआ है, GUI कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हमें दिया गया है करने का। So you can create variety of templates. You can create variety of templates. Templates किस बात की? Configuration templates. You can create variety of configuration templates. OSPF, VFD, banner, SNMP. Okay, you can create variety of templates. And once you are done creating these variety of templates, what you can do, you can attach them to the devices. देखो इस डिवाइस पे ना ब्रांच पे, इस ब्रांच डिवाइस पे 21 टेम्पलेट्स अटैच्ड है। मतलब इस पे 21 टेम्पलेट्स अटैच्ड हैं, और इन 21 टेम्पलेट से कितनी डिवाइसेस अटैच्ड हैं? एक। ये जो आपका डिवाइस टेम्पलेट बना हुआ है, मतलब डीसी में, डेटा सेंटर में लगी हुई एस डिवाइसेस के लिए एक डिवाइस टेम्पलेट बनाया गया है, और उसमें 19 टेम्पलेट्स लगे हुए हैं। एंड हाउ मेनी डिवाइसेस आर अटैच्ड ऑन टू these 19 टेम्पलेट्स? ये 4। तो DC1, DC2। सो पॉइंट ये है, we don't need to configure all these devices one by one. We will just create a template and I can configure total 19 features, total 19 features from a single template onto all those 4 devices in just a single click. तो नो डाउट ये आपको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ देगा when we talk about the configuration in a large scale environment. ये रहा आपका वो, मैं अभी जब करेंगे तब देखेंगे OSPF का टेम्पलेट, बैनर, पॉलिसीज वगैरह जो भी है। So what I'm saying कि you can create the templates for variety of features. You can create variety of feature templates and you can attach those variety of feature templates with the device template. और जो भी devices आप इन templates का attach करोगे, all that configuration will get pushed to that particular device. यहाँ पे तो ये configuration करना, even suppose you want to have some sort of policy in the sense कि आप चाहते हो hub and spoke policy create करना है, ठीक है, आप चाहते हो monitoring करना है, so we can create variety of policies from the centralized point as well, and we can deploy those those policies from our vManage to all those devices from a centralized point as well. Everything security related जो भी चीजें हैं, ठीक है, security related जो भी चीजें हैं, direct internet access, whatever things you want to have, you can have it from here. So you can do most of like everything from this centralized vManage. Suppose आपकी कोई cloud based application है, मान लो suppose कोई आपकी cloud based application है, तो you can have this feature called cloud on ramp. ये SD-WAN में cloud on ramp एक feature है। So cloud on ramp for maybe software as a service, जहाँ पे आप अपनी applications और VPN ऐड करो और आप डिफाइन करो कि भाई डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस होगा या डेटा सेंटर से होके जाएगा, एंड दैट्स इट। अब क्या होगा, what will happen in the cloud on ramp for software as a service is that based on the transport characteristics कि कौन से ट्रांसपोर्ट पे लेटेंसी कम है, जिटर कम है, पैकेट लॉस कम है, उस ट्रांसपोर्ट को चूज किया जाएगा for whatever cloud based application that you have actually defined. We have an option called cloud on ramp for infra as a service. Suppose आपने अपने AWS पे कोई आपने एक कुछ होस्टिंग कर रखी है, and you want to expand your SD-WAN to that particular AWS. मतलब आप चाहो तो AWS infra, तो आप चाहो तो आप अपने SD-WAN को वहां तक भी एक्सपेंड करके लेके जा सकते हो using this cloud on ramp for infra as a service. So these are some advanced topics that you might study someday. But all these things, what I'm saying, that all the configuration tasks you can do from the centralized point. These are all the devices that are authorized to be added in the fabric. These are all the controllers that are currently in the SD-WAN fabric. तो ये सारी चीजें, all these things you can do from a centralized point. Digital certificates, connected design, everything. In fact, अगर आपको suppose मान लो कि आपके किसी एस डिवाइस का कोई नया वर्जन आया,
and you want to upgrade the operating system now, you don't have to go to there. आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में क्या करो, आप सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में पहले अपना लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब अपलोड कर दो. You can upload the latest software onto this vManage, and then you can just go to the software upgrade, and you can upgrade your vManage device or the controllers or even the vManage from here itself. तो वहां जाने की जरूरत भी नहीं है. अब आप सोच लो कि क्या फायदा आपको इससे कितने में से मिलेगा. So everything, almost everything they have given, almost everything they have given from, and even we have something called vAnalytics as well. तो जितनी भी एज डिवाइसेस होती है ना, all these एज डिवाइसेस they give their information कि भाई किस एप्लीकेशन का कितना डेटा कहाँ से यूज हो रहा है, कहाँ से नहीं यूज हो रहा है. So this vAnalytics, in fact, this vAnalytics की अगर आप बात करते हो ना, so this vAnalytics is a cloud-based engine. This is a cloud-based engine that can actually give us a better view, better idea about the entire SD-WAN fabric कि भाई कौन सी साइट में कौन सी एप्लीकेशन का कितना डेटा यूज हो रहा है, क्या है क्या नहीं. That thing you can have from this vAnalytics as well. This is something that is delivered on a cloud-based. नेटवर्क परफॉर्मेंस, हेल्थ, अवेलेबिलिटी, आप यहाँ से देख के पता कर सकते हो कि अच्छा कौन सी एप्लीकेशन का डेटा कितना ज्यादा यूज हो रहा है, किस ब्रांच पे क्या है क्या नहीं, और उसके बेसिस पे फिर आप पॉलिसी लगा सकते हो कि अच्छा यहाँ पे फेसबुक ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बैंडविड्थ लिमिट कर देते हैं या जो भी कर लेते हैं. सो ये डाउन टाइम स्टैटिस्टिक्स है फॉर एग्जांपल, ये आपकी हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है फॉर एग्जांपल, एवरेज लेटेंसी किस ट्रांसपोर्ट पे कितनी रहती है, एवरेज लेटेंसी मिली सेकेंड्स. तो ये चीजें आप यहाँ से ना थोड़ा क्लाउड बेस्ड vAnalytics आपका एक इंजन है जो आप इसी में रहता है, जो आप वेरीफाई कर सकते हो. सो दिस इज अ सिंपल, मतलब बस यही है फ्रैंकली, आपको बस इसी से करना है जो करना है. यू हैव टू डू व्हाटएवर कॉन्फ़िगरेशंस. हाँ, इनिशियल ब्रिंगअप के लिए आपको टोपोलॉजी वगैरह प्रॉपर बनानी पड़ती है, बट अदर देन दैट एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू यू कैन डू इट फ्रॉम दिस सेंट्रलाइज्ड vManage itself. मतलब डिवाइस टेम्पलेट, कॉन्फ़िगरेशन से लेके पॉलिसीज डिफाइन करना, सिक्योरिटी ऐड करना, क्लाउड वगैरह के लिए, एवरीथिंग यू कैन डू इट फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड vManage. This is how the vManage GUI looks like, and this is what we needed to discuss in the SD-WAN brief. यही सब आपका फिर बाकी आपको आगे कवर कराया जाता है. एक components की बात करोगे, so we have something called management plane, orchestration plane, control plane, data plane. We have the concept of APIs as well. We can use third-party APIs to get the information from the fabric as well. वो भी कर सकते हो. We have the orchestration plane. Low level design, high level, there is an option of network design. वहाँ पे network design का option है, वो आपको एक बार explore करना पड़ेगा कि how that can be helpful to you. But there is an option of a network design section in the vManage itself. So all these things like vManage, centralized, single pane of glass for all the operations, GUI access होता है इसका, vBond आपका initial first point of authentication आपका. So ये चीजें ही आपको further फिर आगे cover up कराई जाती है. So as of now, it's all that we need to know in the fabric, like in the SD-WAN, like why we need SD-WAN, because it gives us a better centralized, it gives us a better control over entire all the sites like which are deployed in variety of locations. So उनका एक better control from a centralized controller, for example like vManage से आपको मिलता है, control plane like vSmart, first point of authentication like vBond. All these things that we'll discuss later on in the classes. So ये overall आपका एक overview था that you needed to know in the SD-WAN. Now about the things like कि भाई क्या, just in case if you talk about the prerequisites, so you must be aware of basic routing and switching. It's not like you have to know some sort of programming, Python and these things, nothing like that. You just need to know a little bit about like what is, for example, like what is OSPF, what is BGP. If just in case if you will cover the content, the thing is that we will not be talking about OSPF. We will not talk about like what is OSPF. We will talk about how to configure OSPF in the SD-WAN. So अब बाकी दोनों में difference है. We'll talk about how to configure BGP in the VS devices using the templates. तो आपको BGP आना चाहिए already. Not like कि आपको expert level तक आना चाहिए, but at least आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई BGP में
नेबर क्या होता है, बीजीपी में रिमोट नेटवर्क, एएस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, दैट दोज थिंग्स यू शुड नो. So not like that कि आपको बहुत कुछ explicit बहुत high end requirement रहेंगी, but this is in fact all basic fundamentals आपको आना चाहिए. You must be aware कि भाई routing क्या होती है, ठीक है. Like we are not going to discuss about like what is routing, what is IP address, that those things we are not going to discuss. You must be at least familiar with the routing protocols, basic concepts you must know. Rest we can cover up. So there are not like not a lot of prerequisites for the same. Just the basic understanding of the network, that will